हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एम.एच. अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 9th बायोलॉजी जो फर्स्ट चैप्टर है उस सेल चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल उसका रैपिड रिवीजन करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका टर्म फर्स्ट में जो चैप्टर आ रहा है वो है आपका सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टिश्यूज़। तो बड़ा चैप्टर है सेल, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 2 पार्ट में बनाए कंप्लीट रिवीजन को। एक 1 पार्ट में जहाँ तक होगा वो करेंगे और सेकेंड पार्ट में जो होगा, तो 2 लेक्चर में इसको हमको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और पहली बार वाले सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को बजा दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। साइड में देखिएगा सब्सक्राइब लिखा होगा रेड कलर से और साइड में बेल आइकन होगा, इसको दबा दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिवीजन नोट्स है और ये वाला नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। और गाइस, कब क्लास होना है नहीं होना है उसका अगर अपडेट लेना है तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए अगर नहीं किए हुए हैं, और वहाँ पे सर्च कीजिए टॉपर लर्नर्स। क्या सर्च कीजिए? टॉपर लर्नर्स। वहाँ पे आपको सारा अपडेट PDF वगैरह आपको मिल जाएगा। क्लियर? करते हैं स्टार्ट बिना देरी से। देखिए, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम ही है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंडामेंटल मतलब वो चीज़ जो बेसिक लेवल पर, जो इकाई हो, किसी भी चीज़ का यूनिट हो, इकाई हो, जहाँ से कोई चीज़ शुरू हुआ है उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब लाइफ, तो जीवन की शुरुआत, लाइफ की शुरुआत जिस यूनिट से हुई है उसको क्या बोला जाता है? सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेल। ठीक है, द सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। जैसे एक घर बनाते हैं तो घर का ईंटा क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। उसी तरीके से लाइफ का फंडामेंटल यूनिट, लाइफ का ईंटा कौन है? सेल है। या फिर आप ये समझ लीजिए कि नॉन लिविंग थिंग्स जो एटम से मिलकर बना हुआ होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? एटम है। उसी तरीके से लिविंग का फंडामेंटल यूनिट क्या है? जीव जाति का जो फंडामेंटल यूनिट है जीव जंतु का, वो क्या है? सेल है। क्लियर है? अब देखिए, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स मेड अप ऑफ सेल, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। दे आइदर एग्जिस्ट इन सिंगल सेल और कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल। अब वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या तो सिंगल सेल है, एक ही सेल का जीव है, या फिर बहुत सारे सेल का जीव है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग बहुत सारे, हम लोगों में मिलियनों सेल है। मल्टी सेलुलर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जीव जिसमें बहुत सारा सेल है, उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और वो जीव जो एक ही सेल का बना हुआ है, पूरा जीव ही एक सेल है, पूरा लाइफ ही एक सेल है, उसको यूनिसेलुलर बोला जाता है। जैसे आपका अमीबा जो समुद्र में रहता है, क्या? अमीबा। या फिर पैरामीशियम, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब क्या है? यूनिसेलुलर। तो इससे ये हमको समझ में आया कि सेल के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप का है, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टी सेलुलर। ठीक, यूनिसेलुलर एक ही सेल का बना हो, या एक ही सेल सारा जीव हो, और मल्टी सेलुलर जिसमें बहुत सारा सेल हो और मिलियनों सेल हो। क्लियर? उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ। अब देखिए, बात कर लेते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल का। किसका? डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल कैसे खोजा गया, सबसे पहले किसने सेल के बारे में बात की, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो सेल को खोजा गया था वो नॉन लिविंग का यानी डेड सेल खोजा गया था। लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेड सेल, उसकी डिस्कवरी जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में और 1665 में। कहाँ?
तो कॉर्क से, है ना, छिलका से, बार्क ऑफ ट्री बोल सकते हैं, कॉर्क ऑफ ट्री बोल सकते हैं, उससे क्या किया गया, खोजा गया। क्लियर। तो डेड सेल का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद फिर आए आपके लीeuwenhoek। कौन, लीeuwenhoek। ये कब की कहानी है, ये आपका लीeuwenhoek 1674, वो 1665 में, और उसके 9 साल बाद ये क्या हो गया, लीeuwenhoek का वो लिविंग सेल को खोजे। लॉ से लिवन, एल से लीeuwenhoek, एल से लिविंग, याद रखिएगा, एल से लीeuwenhoek, एल से लिविंग सेल, पॉन्ड वाटर से, तालाब के पानी में जो जीव जंतु था उससे। क्लियर। अब आगे बात कर लेते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। एक सेल की अगर बात कीजिएगा तो मेन 3 चीज़ है, एक आउटर कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसका उसमें फ्लूइड भरा रहता है फ्लूइड, और बीच में एक न्यूक्लियस रहता है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसको किसने खोजा, ये जो न्यूक्लियस है इसको किसने खोजा, इसको खोजा रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए ब्राउन में एन लास्ट में है, तो एन से न्यूक्लियस, याद रखने के लिए, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस। कब, 1831 में। कब, 1831, 200 साल बाद, लगभग 150 साल बाद न्यूक्लियस की खोज हुई। क्लियर। उसके बाद फिर न्यूक्लियस, उसमें प्रोटोप्लाज्म, जैसे अभी हम बताए कि ये आपका सेल है, ये जो हम लाइनिंग दिए हैं, ये लाइनिंग, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग, सेल का कपड़ा समझिए हो गया, जैसे हम लोग का चमड़ा है ना, उसी तरीके से सेल का चमड़ा ये हो गया, सेल मेम्ब्रेन। ठीक। उसके बाद बीच में न्यूक्लियस हो गया। अब ये क्या है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, और इसके अंदर भी फ्लूइड भरा हुआ है। तो सेल न्यूक्लियस के अंदर वाला फ्लूइड प्लस ये जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला फ्लूइड, दोनों मिला के बोलते हैं उसको प्रोटोप्लाज्म। तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसको खोज किया 1839 में J.E. परकिंजे ने। कौन, J.E. परकिंजे, 1839 में। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या है उसको आगे डिस्कस करेंगे। शील्डन एंड स्वान 1838 और 39 में सेल थ्योरी बोला, सेल थ्योरी के बारे में उन्होंने खोजा, और उन्होंने ये बताया कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। जितना भी सेल है या जितना भी अब सेल बन रहा है वो पुराने सेल से बन रहा है, यही सेल थ्योरी है। किसने सेल थ्योरी दिया, शील्डन एंड स्वान ने। ठीक है। तो नॉन लिविंग सेल को किसने खोजा, रॉबर्ट हुक ने। लिविंग को कौन खोजा, लीeuwenhoek ने। न्यूक्लियस को कौन खोजा, रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म को कौन खोजा, पीसे परकिंजे ने। और सेल थ्योरी किसने दिया, शील्डन एंड स्वान ने। आपको ये एमसीक्यू में आएगा और सब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है, सो रिमेंबर इट। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है हमारा। अब देखिए विचोर्ड्स थे 1855 में, 1855 में उन्होंने कहा, सजेस्टेड दैट ऑल सेल कम फ्रॉम सेल दैट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। उन्होंने कहा, विचोर्ड्स ने ये कहा कि जितना भी सेल है वो पुराने सेल से ही आया है, जितना भी सेल है वो पुराने सेल से ही आया है। वो कौन बोले थे, विचोर्ड्स। ठीक है। अब सेल थ्योरी की बात कर लेते हैं। सेल थ्योरी एक्चुअली है क्या, व्हाट इज सेल थ्योरी। अगर पूछेगा व्हाट इज सेल थ्योरी तो क्या लिखिएगा। सेल थ्योरी ये कहता है कि ऑल सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये डिफिनेशन भी इसका है, ये डेफिनेशन भी है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद क्या है आपका सेल थ्योरी में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेल का बना हुआ है। और सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब देखिए फिर से इसका सीक्वेंस समझिए। सेल क्या है, पहली बात बोला कि सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ सेल, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक बात हो गया। दूसरा बात, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है। और तीसरा, जितना सेल बना हुआ है वो किससे बना हुआ, प्री एग्जिस्टिंग, पुराने सेल, पहले से रह रहे सेल से बना है। ये नहीं कि कोई नया सेल पैदा ले लिया। ठीक है, ये अभी तक का इनका थ्योरी है। अब बात कर लेते हैं सेल के अकॉर्डिंग दो टाइप का ऑर्गेनिज्म जो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी किए थे। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। वो क्या है आपका, यूनिसेलुलर। पूरा ऑर्गेनिज्म ही, पूरा जीव ही एक ही सेल का होता है, उसको क्या बोलते हैं हम,
उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका ये आपका पैरामीशियम हो गया चप्पल के शेप का, और ये हो गया आपका अमीबा। अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, ठीक है। ये अमीबा पैरामीशियम समुद्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है? सेल के नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग दो ये हो गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब बहुत सारे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन, वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास बहुत सारे सेल, वेरियस सेल होते हैं, डेट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, फंगई, एनिमल। प्लांट भी होगा, फंगई भी होगा, एनिमल भी होगा, जो एक से ज़्यादा सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्लियर? तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर भी हो गया। अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम ए सिंगल सेल? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे एक सेल से बना? अब मान लीजिए ये बात तो समझ में आता है कि एक ही सेल है और एक ऑर्गेनिज्म बन जाए, लेकिन जब एक सेल है, एक ही सेल से एक ऑर्गेनिज्म है, तो फिर मान लीजिए मल्टी सेलुलर जो बना है, सपोज ये जो मल्टी सेलुलर बना है, एक सेल से कैसे बहुत सारा मिलियनों सेल वाला बन गया ऑर्गेनिज्म? तो इसका एक प्रोसेस होता है, सेल के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है सेल डिवीज़न की। किसकी? सेल डिवीज़न की। तो कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो सेल डिवीज़न से बनता है। किससे बनता है? सेल डिवीज़न। ये सेल की कैपेबिलिटी है। देखिए, ए सेल हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिवाइड इट्स सेल्फ। सेल के पास कैपेसिटी है अपने आप को डिवाइड करने का इनटू द सेल ऑफ इट्स ऑन टाइप, अपने टाइप का। देयरफॉर मोर सेल कैन जनरेट फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, सेल के पास डिवीज़न की कैपेसिटी है, इस डिवीज़न के कारण क्या होता है, बहुत सारा सेल बना लेता है। ठीक है, क्लियर? तो हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल? समझ गए? तो सेल डिवीज़न से। क्लियर? अब देखिए, अगर हम सेल के शेप की बात करें, किसकी बात करें? शेप ऑफ सेल की बात करें। किसकी बात करें? शेप ऑफ सेल। तो सेल का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। सेल का कोई आपका कन्वेक्स शेप का हो जाएगा, कोई ओवल शेप का हो जाएगा, हाँ, कोई ओवल शेप का हो गया, कोई कन्वेक्स हो गया, कोई स्पाइनल शेप हो गया, है ना। तो हर तरह का शेप होता है, कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है सेल का। ठीक है, तो द शेप ऑफ सेल may vary depend upon the type of function and performance in organism। और ये जो सेल का शेप है ना, वो डिपेंड करता है कौन से काम के लिए है ये। ठीक है, अब देखिए, सेल आर कैपेबल फॉर चेंजिंग देयर शेप, और सेल जो है अपना शेप बदलने में भी कैपेबल होता है। फॉर एग्जांपल, वाइट ब्लड सेल एंड अमीबा कैन चेंज शेप ऑन देयर ओन। वाइट WBC का सेल है और अमीबा जो है वो खुद अपना शेप चेंज कर लेता है। कुछ सेल का शेप यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे देखिए रेड ब्लड RBC का है, ये टैबलेट जैसा है। ये देखिए स्पाइंडल जैसा है, स्पाइंडल शेप है, ये मसल सेल्स है। उसी तरीके से ये देखिए स्टार फिश जैसा आपको लग रहा है, ये न्यूरॉन का हो गया, ये स्टोमाटा का हो गया। ठीक है, ठीक है, ये डाइटम हो गया, ये पैरामीशियम हो गया चप्पल से। क्लियर? देख लीजिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होता है, शेप होता है। अब देखिए अगला है, हाउ कैन सेल परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अलग अलग काम कैसे सेल करता है किसी ऑर्गेनिज्म में। देखिए, सेल जो है, सेल अपना काम, जैसे सेल का बहुत सारा काम है, प्रोटीन बनाना, है ना, उसका लिपिड का फॉर्मेशन, एंजाइम का फॉर्मेशन, आयंस का फॉर्मेशन, उसके बाद आपका जो एनर्जी बनता है हम लोगों के अंदर, इसका एनर्जी बनाना, ग्लूकोज का तोड़ना, ये सब काम आखिर एक सेल अकेला कैसे करता है? तो सेल के अंदर जितना फंक्शन है वो सेल ऑर्गेनल्स करता है। जैसे हम लोग अपना काम करते हैं, हमको अपना काम करने के लिए क्या है, हाथ पैर है, हाँ, हमारे पास ऑर्गन है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना काम करने के लिए ऑर्गन का यूज़ करता है। उसी तरीके से एक सेल अपना काम करने के लिए उसके पास ऑर्गेनल्स है, उसका भी ऑर्गन है, उसको क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ द सेल इज नोन एज
सेल ऑर्गेनल्स, या फंक्शन यूनिट ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनल्स बोलेंगे। सेल आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टी फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ए सेल कंटेन ए स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनल्स। ठीक है, ऑर्गेनल्स के कारण देखेंगे ऑर्गेनल्स कितने टाइप का होता है। ईच ऑर्गेनल इन, आगे बोल रहा है, ईच ऑर्गेनल इन द सेल कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, अलग अलग फंक्शन कर सकता है। अब क्या काम है, सच एज मेकिंग न्यू सेल, नया सेल बनाने के लिए, वेस्टेज को क्लियर करने के लिए, है ना। उसके बाद है ना, ऑर्गेनल्स अलाउ सेल टू परफॉर्म सेवरल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन ऑर्गेनिज्म। तो यही ऑर्गेनल्स है। तो किसी भी सेल में डिफरेंट फंक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सेल ऑर्गेनल है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, अब सेल बना हुआ कैसे है उसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आई होप समझ में आ गया होगा कि सेल क्या है। सेल एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, जैसे घर का फंडामेंटल यूनिट ईंटा है, उसी तरीके से लाइफ का फंडामेंटल यूनिट सेल है। नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग दो टाइप का ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से बना हुआ, यूनिसेलुलर एक सेल से बना हुआ, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और हम लोग मल्टी सेलुलर। अब देख लिए सेल बहुत सारा काम करेगा कैसे, तो इसके लिए ऑर्गेनल्स है। ठीक है, जैसे हम बहुत सारा काम करते हैं, बोल रहे हैं तो बोलने के लिए ज़बान है, देखने के लिए आँख है, उसका पकड़ने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर है, तो हमारे पास भी ऑर्गेन है। उसी तरीके से जो सेल का बहुत सारा काम है, उसके लिए उसका क्या है, ऑर्गेनल्स है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेल के और के स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए यहाँ पे ये आपका एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है, क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ये मान के हम चलते हैं कि ये क्या है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप का है ना। अब यहाँ पे देखिए ये जो है बाहर का, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर, हल्का पिंक कलर का, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। उसके बाद इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है उसको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें लाइजोसोम है, ये सेल ऑर्गेनल्स है, वैक्यूल है, सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है, गोल्जी अपरेटस सेल ऑर्गेनल्स है। तो हम लोग ये 3D व्यू देख लिया आप सेल का स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये पीला सा देखिए, सेल से जस्ट बगल में इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसके बाद फिर गोल्जी अपरेटस होता है, गोल्जी अपरेटस से दो निकलता है लाइजोसोम और वैक्यूल्स, और माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक अलग टाइप का ऑर्गेनल्स है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और ये जो आपका है गोल्गी अपरेटस, इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे प्लांट सेल क्या है। प्लांट सेल में भी लगभग वही सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल है ये इसका बड़ा होता है। प्लांट सेल का वैक्यूल देखिए ये बड़ा है। अब यही बड़ा होने के कारण ये जो सेल है साइड में शिफ्ट रहता है प्लांट सेल में। ठीक है, इसमें भी सारे वही ऑर्गेनल्स हैं जो एनिमल में है। इसमें दो चीज़ बढ़ जाता है, ये जो बाहर वाला ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये सेल वॉल है। क्या बढ़ जाता है, सेल वॉल। एक चीज़ सेल वॉल बढ़ गया, और दूसरा क्या बढ़ता है आपका, दूसरा आपका बढ़ जाता है प्लास्टिड्स। क्या बढ़ जाता है, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दो चीज़ बढ़ जाता है इसमें, इसके पास भी राइबोसोम है, और तीसरा डिफरेंस इसका वैक्यूल बड़ा होता है। तीन मेन डिफरेंस है इसमें सेल वॉल हो गया, वैक्यूल बड़ा हो गया, और सेल इसका साइड में रहता है। बाकी लगभग चीज़ इसके पास भी वही है जो एनिमल के पास होता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं सेल का, आप लगभग स्ट्रक्चर देख लीजिए। अब देखिए सेल जो है मेन 3 चीज़ होता है सेल के अंदर। मेन कितना है, 3 चीज़। ये है गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, कितना है मेन, 3 चीज़, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अच्छे से समझिएगा कौन कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि
प्रोकैरियोटिक पुराने ज़माने वाला जो सेल है वो कैसा है, उसके बाद सबको हम लोग आसानी से 1 बाय 1 करके देखेंगे और समझेंगे। पुराने ज़माने वाला जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, उसको देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ तक समझ में आया आपको या नहीं आया? प्रोकैरियोटिक सेल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए थोड़ा सा आप देख लीजिए, अभी वाला जो सेल है उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। ये यहाँ पे 3D फिगर में है। ये है हमारा जो अभी ऊपर में हम लोग एनिमल सेल देखे हैं, वो एनिमल सेल है। एनिमल सेल में ये जो न्यूक्लियस है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। इसमें देखिए न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, तो वो न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अब देखिए एक टर्म बड़ा कंफ्यूजिंग है बच्चा लोग को, न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस, NUCLEOL, न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस हो गया, एक न्यूक्लियोइड होता है। क्या होता है? देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियोलिस बोलते हैं या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो जो हमारे यूकैरियोटिक एनिमल है उसके अंदर, जो हमारा यूकैरियोटिक एनिमल है उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। और यूकैरियोटिक एनिमल के जो नया वाला है, मतलब जो नया वाला सेल है, उसके न्यूक्लियस के अंदर भी एक अनमेम्ब्रेन बाउंडेड छोटा सा न्यूक्लियस होता है, जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है या न्यूक्लियोइड बोला जाता है, ठीक। और पुराने ज़माने वाला जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो न्यूक्लियस है, जो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। न्यूक्लियोइड किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में। न्यूक्लियोइड किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। और ये हो गया न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलिस, ये किस में है? यूकैरियोटिक में। क्लियर? क्लियर है? अब देखिए इसमें सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है ना, फ्लैजेला। देखिए ये क्या है? फ्लैजेलम। ये सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल के मूवमेंट में हेल्प करता था फ्लैजेलम। फ्लैजेलम नए वाले में यूकैरियोटिक में नहीं है, प्रोकैरियोटिक में। कैप्सूल है, राइबोसोम उसमें भी था। तो सिर्फ एक ही चीज़ है, देखिए इसमें और सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। इन दोनों में फ़र्क अगर यहाँ पे कर दें तो ये देखिए ये एडवांस सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस है, उसके बाद जितना भी ऑर्गेनल्स है वो सब मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इसमें ऑर्गेनल्स नहीं है, इसमें सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं है। तो ये प्रोकैरियोटिक है, जो प्रिमिटिव टाइप का है, ठीक है। तो सेल आपका जनरली 3 टाइप का हो गया। ऐसे यूकैरियोटिक में प्लांट सेल, एनिमल सेल, और एक हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। तो लगभग इतना डिफरेंस तो समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। अब थोड़ा सा सेल के स्ट्रक्चर की आज बात कर लेते हैं, फिर हर ऑर्गेनल्स का फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अब 2D फिगर में हम लोग देखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया? सेल समझ गया? सेल जो काम करता है उसके लिए कौन है? सेल ऑर्गेनल्स है। देखिए ये आपका 2D फिगर है, इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका काम हो जाता है समाप्त, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक बार आप ओवरव्यू अच्छे से देखिए, फिर हम जो है 2D फिगर बना के उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए ये जो आपका बाहर पीला कलर का ये जो बाउंड्री है, ये जो है आपका, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। CM या PM से आप याद रख सकते हैं। जैसे एक बलून है आपका, ठीक, तो बलून में आपको पानी भरना है, मतलब बलून का जो रबर हो गया यही आप सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब उसमें पानी भर दिए, ठीक है, पानी भर दिए उसमें आयंस वगैरह प्रोटीन वगैरह रख के पानी भर दिए, तो जो पानी भरा जो लिक्विड है वो क्या कहलाएगा? वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। अब ये बड़ा सा गुब्बारा है, इसमें आप एक ठो और छोटा सा गुब्बारा रख दिए, ठीक, उस छोटा सा गोल गुब्बारा को हम न्यूक्लियस बोल देंगे, ठीक, बोल दिए न्यूक्लियस। अब इस गुब्बारे के अंदर भी मटेरियल डाल दिए आयंस वगैरह, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब इसके अंदर बहुत डीएनए रहता है, जीन रहता है, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे ये देखिए, ये है हो गया आपका, ये जो है अंदर वाला, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। क्लियर। अब ये इसका नीचे वाला जो है लिपिड एंड प्रोटीन का बना हुआ मेम्ब्रेन है। ठीक, एक मेम्ब्रेन। दूसरा मेम्ब्रेन जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। ये सब जो आपको दिख रहा है ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और इस पर लाल लाल जो दाना दाना दिख रहा है वो सब राइबोसोम है। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम सेल का जो दूसरा कवर है किसका? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का। और ये सब जो दिख रहा है ये सब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। ER इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये दो टाइप का होता है, SER और RER। कौन? SER RER। आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग हो गया उसको न्यूक्लियोप्लाज्म, तो उसको क्या बोल दिए? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिए। इसको क्या बोल दिए? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, सॉरी, इसका जो न्यूक्लियस का जो बाउंड्री है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दिए, और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिए, और सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोल दिए? साइटोप्लाज्म बोल दिए। अब देखिए, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म मिलके क्या बनाता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर वाला फ्लूइड और न्यूक्लियस के अंदर वाला फ्लूइड का कॉम्बिनेशन को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अब ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से क्या निकलता है? देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ही बनाता है, यानी गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी का ओरिजिन कौन है? गोल्गी बॉडी का ओरिजिन हो गया ER। क्या हो गया? ER का ओरिजिन कौन है? न्यूक्लियस का ओरिजिन कौन है? तो सेल, उसके अंदर का एसिड और प्रोटीन, DNA और RNA प्लस प्रोटीन, ये और मटेरियल मिलके क्या बनाता है हमारा? ये बनाता है क्या? न्यूक्लियस, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसको बनाया? गोल्गी बॉडी को। अब गोल्गी बॉडी किसको बनाएगा? गोल्गी बॉडी से दो चीज़ निकलता है, एक निकलता है आपका लाइजोसोम और निकलता है वैक्यूल। कौन कौन? लाइजोसोम और वैक्यूल। और छोटा कर लेते हैं फोटो को ताकि क्लियर आ जाए। क्या क्या निकलता है? वैक्यूल। देखिए, ये वैक्यूल है और दूसरा आपका लाइजोसोम। तो गोल्गी एपरेटस से कौन कौन निकला? वैक्यूल और लाइजोसोम। क्लियर। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं। और ये जो लाल लाल दानेदार है उसको राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी होता है, सेल प्लाज्म, यानी सेल का जो फ्लूइड है उसमें भी ऐसे दानादार रहता है। ठीक है, इसका काम होता है प्रोटीन बनाने का। जो सेल के लिक्विड में है, साइटोप्लाज्म में है, वो प्रोटीन सेल के अंदर के लिए बनाता है, और राइबोसोम वाला ER के ऊपर जो है राइबोसोम, उस सेल के बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए बनाता है। क्लियर है। अब देखिए, ये जो आपका ये है पेरोक्सिसोम। क्रोम जैसे लाइसोसोम हुआ उसी तरह से पेरोक्सिसोम होता है। उसके बाद है ये हो गया आपका माइक्रोट्यूबुल। ये आपका ड्यूरिंग सेल डिवीज़न ही सेंट्रोसोम, ये है ना सेंट्रोसोम, ये आपका सेल डिवीज़न के वक्त ही दिखता है। ये माइक्रोट्यूबुल्स है, माइक्रोट्यूबुल्स उसी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम बोलते हैं। जैसे ये जो माइक्रोट्यूबुल्स है इसी का जब कंबाइंड हो जाता है ये, तो ये सेंट्रोसोम होता है। ये ऐसे जनरली नहीं दिखता है, जब सेल डिवीज़न होता है, यानी जब आपका रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस होता है तब उसमें ये सेंट्रोसोम दिखता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया समझ गया, जहाँ पे एनर्जी बनता है, ग्लूकोज टूटता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। लाइसोसोम, इसको सुसाइड बैग बोलते हैं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। ठीक है, उसके बाद वेसिकल्स, इसमें वेसिकल्स है। देखिए, वेसिकल्स जो होता है ना, वो समझिए गाड़ी है, उसमें प्रोटीन पैक होकर के बाहर जाता है। सेल का गाड़ी जो है वेसिकल्स है। ठीक है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ गए। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट उसके सेल के अंदर रहता है। रफ इंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस हो गया। क्रोमेटिन नेटवर्क, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है वो क्रोमेटिन नेटवर्क है। अब गोल्गी वेसिकल्स, गोल्गी से जो वेसिकल्स निकलता है जो डायरेक्ट पैक होके बाहर जाता है उसको वेसिकल्स बोलते हैं, गोल्गी वेसिकल्स। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मेन क्या क्या है इसके अंदर, मेन क्या क्या है हमारा सेल के अंदर। ठीक है, अब हम लोग डेप्थ में स्टडी इसका करते हैं, सेल की स्टडी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना किससे है, इन सबको अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेन कितना चीज़ है, मेन सेल के अंदर 3 चीज़ है। अब देखिए कहानी यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, एक सेल जो है मेनली उसमें कितना चीज़ है, एक सेल के अंदर मेनली 3 चीज़ है। एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक, आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, ये हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। दूसरा हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद होता है आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक, फोटो से अगर देखें तो ये आपका हो गया, ये ले लीजिए, ये हो गया आपका सेल। ठीक, इसको यहाँ से हटा दें, इसको क्या करें, यहाँ से हटा दीजिए, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर। ये हो गया आपको आउटर कवरिंग जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब इसके अंदर एक एनिमल सेल में सेंटर में होता है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, इसको हम बोल दिए सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो है आपका, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक, और ये जो है आपका, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, अब इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ये सब क्या है, ये सब लिक्विड है, जैसे आपका पानी, नमक का घोल, आयरन, प्रोटीन वगैरह का, ये सब क्या है आपका, ये सब लिक्विड है। ठीक है, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, इस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक, अब इसके अंदर भी लिक्विड है, किसके अंदर, इसको ब्लू कलर से दिखा देते हैं। ये जो है आपका न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिलके क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म। ये मेन हो गया। अब देखिए ये जो आपका सेल, यहीं से आपका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, यहीं पे क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक। सेल का दूसरा मेम्ब्रेन जो है, जो ब्लू कलर से बना रहा है, ये सब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का बना होता है। ये इस तरीके से आपका ER होता है, ये क्या है, ER है। ठीक है, ये ER है। अब ER के ऊपर क्या होता है, ब्लैक कलर से जो हम दिखा रहे हैं, ब्लैक कलर जो है ये सब ER पे राइबोसोम है, ब्लैक कलर वाला जो है वो सब राइबोसोम है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ब्लैक कलर वाला राइबोसोम हो गया, ब्लैक कलर वाला राइबोसोम। तो ER इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ER इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वो ER जिस पे राइबोसोम हो उसको RER बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और वो ER जिस पे राइबोसोम नहीं हो उसको बोलते हैं SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यहीं से ओरिजिनेट होता है आपका गोल्गी बॉडी, इस तरीके का गोल्गी बॉडी बोलिए या गोल्गी अपरेटस। अब जो फेस इसका इस तरफ रहता है उसको सिस फेस बोलते हैं, और इसको ट्रांस, और ये वेसिकल्स बनाता है। ठीक, और ये 2 चीज़ को जनरेट करता है, एक वैक्यूल्स और एक लाइसोसोम, एक वैक्यूल्स और एक लाइसोसोम। ठीक है, तो 1 2
देखिए कितना हो गया, कितना सेल ऑर्गेनल्स अभी हम लोग देख लिए। सेल ऑर्गेनल्स देखिए, एक ये हो गया, एक कौन सा, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा क्या हो गया, गोल्गी बॉडी, तीसरा हो गया लाइजोसोम, चौथा हो गया वैक्यूल्स। ठीक है, उसके बाद एक होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। वो इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का, इसके पास खुद का डीएनए होता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया एक हो गया। उसके बाद सेंट्रोसोम्स होता है, सेंट्रोसोम, ये आपका सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, बंडल होता है, ये आपको सेल डिवीजन के वक्त दिखता है। ठीक है, तो मेन यही है आपका, मेन सेल ऑर्गेनल्स यही है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम हर सेल ऑर्गेनल्स का स्पेसिफिक फंक्शन देखेंगे। आज थोड़ा सा हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और कुछ चर्चा करना चाहेंगे। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम आज चर्चा करना चाहेंगे। तो हमारा क्या क्या हो गया, मेन क्या क्या हो गया हमारा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना। मेन जो हमारा हो गया वो देखिए आप, इसका आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेंगे तो चलेगा, ये लेंगे तभी चलेगा। ये बस रफ स्केच आपको हमने करके दिखाया। देखिए अब मेन हो गया, जो मेन आपका ऑर्गेनल्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हो गया आपका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सबसे पहले क्या हो गया, ई आर, इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये दो टाइप का, RER और SER। ठीक है, RER रफ राइबोसोम की वजह से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, और SER स्मूथ, ये क्या बनाएगा, लिपिड, चर्बी। ठीक, अब ER के बाद कौन सा बना, सीक्वेंस में याद रखिएगा, गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस। ठीक है, गोल्गी अपरेटस। ठीक, गोल्गी अपरेटस वेसिकल्स बनाता है और क्या, प्रोटीन वगैरह को पैकेजिंग करता है। ठीक, तो एक ये हो गया। दूसरा, गोल्गी बॉडी से क्या बना आपका, दो बना, एक लाइजोसोम जिसको सुसाइड बैग बोलते हैं, और एक बना वैक्यूल्स। क्या बना, वैक्यूल। तो 1 2 3 राइबोसोम 4। ठीक है, इसके बाद एक है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस, इसको क्या बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस को। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं, लाइजोसोम को। उसके बाद जो आपका वाटर मेंटेन करेगा, एक्सोऑस्मोसिस एंजोऑस्मोसिस, ये आपका वैक्यूल्स करता है, या फिर डाइजेशन फूड का हो या वेस्टेज हो, वो वैक्यूल्स निकालता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये इतना मेन ऑर्गेनल्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम कुछ चर्चा कर लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज़ को स्लो में ही हम समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि सेल ऑर्गेनल्स क्या है, सेल क्या है, न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये आउटर कवरिंग है, और ये किसका बना होता है, तो लिपिड प्रोटीन का। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ओवरऑल आइडिया तो आपको लग गया क्या है, मोटी मोटी बात। अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये आपका इट इज़ जस्ट लाइक इन्वेलप है डेट कवर द होल सेल। ठीक है, ये क्या है, इन्वेलप है जो होल सेल को कवर करता है। देयरफॉर अ सेल गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक फंक्शन हो गया कि ये सेल को कवर प्रोवाइड करता है, कवर करना। दूसरा क्या हो गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हटाना। दो फंक्शन इसका हो गया। अब देखिए बिकॉज प्लाज्मा, दूसरा उसके बाद क्या, बिकॉज इट हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कौन बचाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिसाइड which material should enter or leave the cell, which should not.
दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, ये डिसाइड, इसके पास वो एबिलिटी है, ये डिसाइड करता है कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेलेक्टिव परमिएबल क्यों बोलते हैं, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट हैव एबिलिटी टू अलाउ सम मटेरियल टू गो इनसाइड और सम मटेरियल टू गो आउटसाइड। ठीक है, सबको नहीं जाने देता, इसलिए इसको सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। तो 3 काम हो गया इसका, सेल का कवर करना, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उसके बाद अंदर का जो मटेरियल है उसको बाइंड करके रखना, और क्या है, इसका सेल जो है ये सेंस करता है, सेलेक्ट करता है मटेरियल को अंदर ले जाने में, वो भी सेलेक्टिवली, तो उसको सेलेक्टिव। अब देखिए एक टर्म है आपका द फ्लूइड मोसिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है इसका मतलब, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोसिक मॉडल। देखिए द फ्लूइड मोसिक मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अकॉर्डिंग टू इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्राइज 3 कंपोनेंट, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 चीज़ से बना है मिलके। एक हो गया लिपिड, चर्बी, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। These components can flow freely and fluidly inside the plasma membrane। ठीक है, तो ये प्रोटीन का बना हुआ है, इसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिपिड, यहाँ पे 2 लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक होता है आपका फॉस्फोलिपिड्स, एक होता है फॉस्फोलिपिड। ये लिपिड मेड ऑफ ग्लिसरॉल से बना होता है, फैटी एसिड से बना होता है, फॉस्फेट से बना होता है। 2 टाइप का लिपिड हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड, और एक हो गया कोलेस्ट्रॉल, चर्बी जो बढ़ जाने से हर्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल। इट इज़ ए लिपिड विच प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस है उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है कौन, कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए द प्रोटीन एक्ट रिसेप्टर ऑफ सेल एंड हेल्प ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो आपका सेल के अंदर मटेरियल उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन करता है, प्रोटीन ही एक्ट करता है। द कार्बोहाइड्रेट अटैच देमसेल्फ विद द लिपिड प्रोटीन एंड फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर साइड एंड मेम्ब्रेन। सिंपल है। अब देखिए ये इसका कुछ स्ट्रक्चर दिया है, इतना देर में आपको जाना नहीं है, मोटी बात पढ़नी है। अब देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इससे एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस होता है, यानी मटेरियल का अंदर जाना और मटेरियल का बाहर आना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको अब नेक्स्ट डे को हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। ठीक है, आज ऐसे भी लंबा क्लास हो गया है, आज की क्लास में जो कुछ नहीं समझ में आया हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।